अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूंगा इंडिया का सबसे पहला ऐसा ऑर्गेनाइज्ड और माना हुआ माफिया डॉन, जिसे बताया जाता है ये सबसे स्टाइलिश डॉन था इंडिया का, जो बॉलीवुड में भी काफी मशहूर था और बॉलीवुड के लोग भी कई सारे उठ बैठ साथ करते थे इस डॉन के, जिसके कहने पर दाऊद इब्राहिम भी खामोशी से सुनता था। और आज मैं बात कर रहा हूँ डॉन हाजी मस्तान के बारे में। तो देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल द लाइफ स्टोरी ऑफ डॉन हाजी मस्तान। हाजी मस्तान, इनका नाम था मस्तान मिर्जा या एक और भी नाम था सुल्तान मिर्जा। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग लीडर था। बताया जाता है कि हाजी मस्तान की पैदाइश 1926 में एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुई थी, एक विलेज में जिसका नाम है पनाईकुलम। अर्ली एज में जब वो 8 साल का था, उसके वालिद साहब के साथ ये लोग मुंबई शिफ्ट हो गए थे। बताया जाता है कि हाजी मस्तान बहुत ही कम एज में जब ये लड़का था, इसने एक बार एक बिजनेसमैन को देखा था एक बहुत ही वाइट खूबसूरत कार में ट्रैवल करते हुए, जब ये अपने वालिद साहब के साथ था। तो उसी वक्त बताया जाता है हाजी मस्तान को एक ख्वाहिश होती थी पैसा कमाने की और साथ ही साथ स्टाइलिश लाइफ एक रखने की। इनिशियली पैसे नहीं रहने की वजह से हाजी मस्तान की फैमिली मूव हुई थी मुंबई को, और वहाँ पर हाजी मस्तान जब ये लड़का ही था, इसने काम करना शुरू किया था कई सारे ऑड जॉब्स, वो भी फेमस क्रॉफर्ड मार्केट एरिया में। अगर आप मुंबई से तो आपको तो इस जगह के बारे में पता है, पर जो लोग मुंबई के नहीं है, क्रॉफर्ड मार्केट बहुत ही मशहूर शॉपिंग एरिया है मुंबई में, और यहाँ पर कई सारे छोटे दुकान लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर हाजी मस्तान का पहला काम शुरू हुआ था ऑड जॉब्स करते हुए। लेकिन यहाँ पर हाजी मस्तान को रिपीटेटिव लाइफस्टाइल और सेम उसकी सैलरी दिखना शुरू हुई, जिसके बाद उसने सोचा कि कुछ और भी ऐसा करते हैं जहाँ पर वो काम भी बढ़ा सके, साथ ही साथ पैसा भी वो ज़्यादा कमा सके। और इसके बाद इसने काम अब ढूंढना शुरू किया डॉक्स में, जो है सी साइड पर, और वहाँ पर बताया जाता है कि वो बहुत मेहनत करना शुरू किया। कई घंटे उसने वहाँ पर काम करना शुरू किया और देखते ही देखते वो उस एरिया का हर चीज़ को समझना शुरू किया था। जब हाजी मस्तान अपने अर्ली 20s में आ गया था, मतलब कि जब वो यूथ के फेज़ में आ गया था, तो उसका दिमाग चलना शुरू हुआ कि अब मुझे और भी तरीक़े निकालना है कमाने के लिए डॉक्स के ज़रिए। और यहाँ पर उसको एक चीज़ समझने आई कि कई लोग जब वो गोल्ड लाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाते हैं दूसरे देश से इंडिया में, तो उनके ऊपर इम्पोर्ट टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ता है, और इस चीज़ से बचने के लिए स्मगलिंग का कारोबार करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और यही रीज़न है, बताया जाता है कि हाजी मस्तान स्मगलिंग के कारोबार में उतर गया था डॉक्स में। और यहाँ से बताया जाता है कि हाजी मस्तान वो बहुत जल्द पैसा उसने पकड़ना शुरू किया। अगर आप डोंगरी टू दुबई बुक में पढ़ेंगे तो हाजी मस्तान के बारे में एक डिटेल ऐसा दिया गया जो काफ़ी जगहों पर मैंने भी सर्च किया, उसके बारे में नहीं बताया गया था। ये है कि हाजी मस्तान जब डॉक्स पर काम कर रहा था तो उसको एक अरब बिजनेसमैन ने साथ दिया था स्मगलिंग करने के लिए गोल्ड का। और जब वो अरब बिजनेसमैन को जेल में डाला गया था, काफ़ी वो परेशान और गुर्बत में आ गया था जब वो जेल से छूटा था, क्योंकि कई साल उसको लग गए थे। और बाहर आने पर बताया जाता है कि हाजी मस्तान के पास एक क्रेट, एक डब्बा, संदूक जो है वो गोल्ड का, उसने उस अरब बिजनेसमैन का छुपाकर अपने घर में रखा था, यही सोचते हुए कि जिस दिन वो आएगा वापस, ये उसकी अमानत है और उसको वापस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाजी मस्तान वो काफ़ी सच्चाई से अपना ये कारोबार भी करता था। बताया जाता है कि वो अरब बिजनेसमैन बहुत शॉक हो गया था, यही सोचते हुए कि चाहे तो तुम इस संदूक को, इस गोल्ड बिस्किट्स को इस्तेमाल कर सकते थे और मुझे अनजान मार सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो इसमें बताया जाता है कि हाजी मस्तान ने रिप्लाई किया कि मुझे भी अल्लाह को जवाब देना है। अब कई लोग आप बोलेंगे कि स्मगलिंग भी हो रही है, अल्लाह का भी डर है, तो देखिए वो इंसान को अपना जवाब देना है। तो बताया जाता है कि वो अरब बिजनेसमैन ने उसको नियरली 50% वो सोना उसको दे दिया था, ये कहते हुए ये तुम्हारे लिए एज अ गिफ्ट रख लो। तो यहाँ पर बताया जाता है कि हाजी मस्तान ने इस सोने को यूज़ किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब बताया जाता है कि स्मगलिंग के कारोबार में डेप्थ में उतरने के लिए हाजी मस्तान ने हाथ मिलाया था एक बहुत ही मशहूर स्मगलर के साथ, जिसका नाम था शुक्र नारायण बाखिया। ये स्मगलर था दामन का। तो यहाँ पर हाजी मस्तान का इरादा यही था कि दामन से लेकर मुंबई का जो इलाका है, ये पूरे एरिया की स्मगलिंग इन दो के हाथ में अब रहना चाहिए, और जितना भी आइटम स्मगल होकर आ रहा है गल्फ कंट्रीज से, ये सब इनके अंडर रहेगा। और यहाँ पर वो बहुत पैसा कमाने लगा, और इसी के साथ उसने कई सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू किए थे मुंबई में। और बताया जाता है कि पेदर रोड पर एक बहुत ही आलीशान बंगलो हाजी मस्तान ने खरीदा था। लेकिन एक यूनिक चीज बताया गया इस डॉन के बारे में, कितना भी बड़ा उसका घर हो, छत पर एक सिंगल कमरा, हाजी मस्तान वहीं पर जाकर सोता था।
और यहाँ से देखते देखते हाजी मस्तान के बारे में बताया जाता है कि वो सिर्फ एक स्मगलर और डॉन नहीं बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन भी था, क्योंकि ये पहला उन डॉन्स में से था जिसने देखा कि फिल्म लाइन में अगर पैसा लगाएंगे तो काफ़ी पैसा वो कमा भी सकते हैं अगर फिल्म हिट हुई तो इसी तरह से उसने कई सारे हिट मूवीज़ के पीछे जो फाइनेंसिंग हुई थी वो हाजी मस्तान की थी। और यहाँ से उसने अपना बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। उसने अपना रियल एस्टेट में कदम जमाना शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का खरीदना बेचना, होटल्स को ओन करना, होटल लाइन में उतर जाना, और साथ ही साथ जो क्रॉफर्ड मार्केट में वो पहले काम करता था वहीं पर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हाजी मस्तान ने ही खुद इस्टेब्लिश करना शुरू किया। अब यहाँ पर आता है हसद जलन का एंगल, क्योंकि जब कोई भी एक डॉन राइज होता है, दूसरे भी जो डॉन्स होते हैं वो अपना अपना कारोबार करते हैं, उसके बाद एक फ्रिक्शन का दौर आता है जहाँ पर या तो एरिया के हिसाब से उनकी लड़ाई होती है या पैसा कम ज़्यादा कमाने पर इनकी लड़ाई शुरू होती है, या बस एक हसद और जलन में गैंग्स के बीच में लड़ाई होना शुरू होती है। यहाँ पर हाजी मस्तान एक बहुत ही स्मार्ट डील ब्रेकर था और उसको पता था कि कैसे कितने भी दुश्मन रहो सबको मिलाकर लेकर चलना, ये बताते हुए कि तुम्हारी और हमारी लड़ाई में फ़ायदा कोई नहीं है बल्कि मिलकर अगर काम करेंगे तो सबका फ़ायदा यहाँ पर होगा। और इसमें बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम जो एक यंग लड़का था उस वक्त, वो उसका भी काफ़ी राइज हो रहा था, उसकी लड़ाई पठान गैंग से जब हो रही थी तो उस वक्त बताया जाता है कि हाजी मस्तान ने ही दोनों को ऑर्डर किया था उसके घर पे आने के लिए, और वहाँ पर हाजी मस्तान ने एरियाज एलोकेट कर दिए थे दाऊद इब्राहिम को और पठान गैंग को, ये कहते हुए कि तुम उस एरिया से कारोबार करो, सब अपनी जगह रहो और अपना कमाई को आगे बढ़ाओ। पर इसमें एक लेडी है, द लेडी डॉन, जिसका नाम है जेनाबी दारूवाली। बताया जाता है कि हाजी मस्तान जब भी कोई एक डिसीजन लेना रहता था ऐसे गैंग्स के बीच में दोस्ती करवाने के लिए तो वो इस जेनाबी दारूवाली से ही फाइनल मशवरा लेता था। और बताया जाता है कि जेनाबी दारूवाली राशन बेचती थी ब्लैक मार्केट में। इसी तरह से उसने भी नाम कमाया था और उसके भी कई सारे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे। और फाइनली जेनाबाई दारूवाली के कॉन्टैक्ट्स रहने की वजह से दाऊद इब्राहिम, करीम लाला जो पठान गैंग के ओनर था, और साथ ही साथ हाजी मस्तान, इन सबको एक साथ लाने का काम जेनाबाई दारूवाली ने किया। और ये हुआ था मीटिंग जो हिस्टोरिक बताया जाता है हाजी मस्तान के बंगलों पर, जिसका नाम है बैतुल सुरूर। लेकिन इसके बाद फिर कई सारे आगे लड़ाई होना शुरू हुए थे दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच में, जो काफ़ी खतरनाक हो गए थे। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए कि क्या हुआ था दाऊद इब्राहिम और वो पठान गैंग के बीच में, तो आप मेक श्योर कीजिए मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए दाऊद इब्राहिम की लाइफ स्टोरी, जहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया। अब यहाँ पर आते हैं वापस हाजी मस्तान के पार्ट पर। उसको इज्जत मिलती थी जितने भी दूसरे उसके डॉन्स थे। दाऊद इब्राहिम कभी नाम पर नहीं जाता था, करीम लाला गैंग वो दोस्ती रखे थे, लेकिन ये लोग कभी आपस में ये लोग झगड़ते नहीं थे, बस अपने रास्ते हटाते थे जस्ट बिकॉज वो लोग इज्जत करते थे हाजी मस्तान की, क्योंकि ये कभी मार तोड़, गोली मारना, जान लेना इन चीज़ों में नहीं था, बल्कि इसका बिलीफ था कारोबार स्मगलिंग के थ्रू करना और उसके जरिए पैसा कमाना। इसमें हाजी मस्तान की एक खासियत ये थी, अगर उसको बहुत ही खतरनाक कुछ काम करना भी है तो वो डायरेक्टली नहीं करता था, बल्कि उसके साथ के दोस्त करीम लाला और वसुंधरा मुदालिया दुश्मनों को निपटाने के लिए इन दो के जरिए वो अपना काम को पूरा करता था। हाजी मस्तान का सबसे खास जो दोस्त था, जो खुद भी एक डॉन था तमिलनाडु का, जिसका नाम था वरदराजन मुदलियार। ये दो तमिलनाडु के थे और इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी मुलाकात जेल में हुई थी, जब मुदलियार को जेल में डाला गया था और हाजी मस्तान वहाँ पर जेल में जाकर उसको ओपनली बैठकर कुर्सी पर डील रखा था कि तुम बाहर निकलो, मेरे साथ कारोबार करो और कभी तुम्हें कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा। तो इससे पता चलता है कि हाजी मस्तान के काफ़ी पॉलिटिकल लिंक्स थे और वो काफ़ी स्मार्टली अपने कारोबार को कैरी आउट कर रहा था। जैसा आपने देखा होगा, ये जितने भी डॉन्स, गैंगस्टर्स, ये जिस तरह से भी ये लोग लाइफ रहते, इनके ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं रहता। और साथ ही साथ आप गौर करेंगे, इनके जितने साथ के फैमिली मेम्बर्स रहते या अतराफ के लोग रहते, ये एक तरह से इनको हाल पे छोड़ देते थे, क्योंकि इस तरह से ज़िंदगी ये लोग रहते थे तो काफ़ी दूरी रहती थी। लेकिन आप और हम में एक कल्चर रहता, एक फैमिली वैल्यू रहती, हम एक दूसरे को देखना हमारा काम रहता, फ़र्ज रहता। और वैसे ही एक मैसेज जो मुझे भी आया, जो मैंने सोचा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक तरह से एक अपील और रिक्वेस्ट है आप सबसे इसके बारे में। एक माँ है जिनको कैंसर हो चुका है और इनके दो बहुत ही छोटे लड़कियां हैं। और अभी फ़िलहाल वो ब्लड
कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उनका चल रहा है, लेकिन जैसा आपको पता होगा कैंसर जो होता है इसका ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली चीज़ है। अब एक ट्रीटमेंट हो रहा है जिसको कहते हैं CAR-T सेल्स का ट्रीटमेंट, मतलब ब्लड कैंसर का एक एडवांस स्टेज का ये ट्रीटमेंट होता है। अच्छा खासा इसमें सक्सेस होता है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती है। और इसमें खासियत यही है कि ये जो फंडिंग है ये आप कर सकते हैं 50, 100, 500, 1000 हो, 100 रुपये ही हो मिनिमम, या एटलीस्ट अगर आप वो भी नहीं कर सकते डोनेट तो एटलीस्ट दुआ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सवाब है आपके लिए और आपके प्रोटेक्शन और आपके आल औलाद के लिए भी ये एक प्रोटेक्शन रहेगा अगर आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे इस माँ को हेल्प करने के लिए। और सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पर जो फंडिंग हो रही है इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई मिडलमैन नहीं है, कोई बीच में और इंसान नहीं है, बल्कि ये जो फंडिंग हो रही है ये डायरेक्टली उस लेडी को, उस औरत को हो रही है फंडिंग। और ये जो दिलविन ट्रस्ट है जिसके ऊपर ये फंडिंग हो रही है ये उन्हीं का एक फैमिली मेम्बर है। डोनेट करने से भी पहले अगर आपको क्रॉस चेक करना है, क्लैरिफाई कर सकते हैं, इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है इस बाजी का, जहाँ पर आप डायरेक्टली फ़ोन करके अगर हो सका आप अप्रोच करके वेरीफाई करके भी इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि ज़कात और सदका एलिजिबल है, ऐसा बताया भी गया है। तो आप भी मेक श्योर करिए, स्टेप फॉरवर्ड करिए, इनको हेल्प की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही अभी फ़िलहाल परेशान स्टेज में है। और एक छोटा सा हेल्प आप और हमारी तरफ से एक ज़िंदगी बचा भी सकता है, सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम एक ज़रिया बन सकते हैं और इसके ज़रिए आप और हम एक तरह से मदद करके अपने लिए भी एक सवाब कमा सकते हैं, अपने आल औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए। इसकी डिटेल्स मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट में भी रहेगा। लेकिन मेरी एडवाइस है कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं रहने की वजह से ये डायरेक्टली उस पेशेंट को पूरा पैसा जा रहा है। आप इसको पहले क्लैरिफाई भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। एनीवे, हेयरिंग बैक, जो गैंगस्टर्स और डॉन्स की जो जिंदगी है जहाँ पर खुद के उनके लोग भी उनको नहीं देखते थे, इसके बारे में अब कंटिन्यू करेंगे। फिर बाद में देखते ही देखते गवर्नमेंट कई सारे डॉन्स के जो माफिया के जो ये कारोबार हो रहे थे उनके ऊपर रोक टोक लगाना शुरू किया। और इसमें हाजी मस्तान और करीम लाला जो पठान गैंग का हेड था, इनको हर छोटी बात पर जेल में डाला जा रहा था। और बताया गया कि यहाँ पर हाजी मस्तान समझ गया कि अब कारोबार करना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र इनके ऊपर पड़ गई थी और ये हर इनके कारोबार को रोकने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए थे। इंडियन इमरजेंसी के वक्त भी बिना कुछ बोले उठाकर हाजी मस्तान को जेल में डाला गया था। और ये बताया जाता है कि वहाँ पर कई सारे किताब उसने पढ़े थे और वो इन्फ्लुएंस हुआ था आइडियल्स एक पॉलिटिशियन के जिसका नाम था जय प्रकाश नारायण। और इसके लाइफ के बारे में पढ़ते पढ़ते हाजी मस्तान ने, जैसा वो प्रिजन से रिलीज हुआ, उसने डिसाइड किया कि अब उसको भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए। अब इसमें ऐसा भी देखा जा सकता है कि 2 नंबर के धंधे करते हुए डॉन को एक क्रिमिनल की ही नजर से देखा जाता है। अगर उसको बचना है, अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करना है, तो वो एक पॉलिटिशियन बनना उसको जरूरी हो जाता है, ताकि अपने 2 नंबर के धंधे वो किसी और से करवाए और पॉलिटिकल पावर भी उसके पास रहे। तो शायद यही हो सकता है रीजन कि हाजी मस्तान ने पॉलिटिक्स में स्टेप करने का इरादा पूरी तरह कर लिया था। और उसने एक पॉलिटिकल पार्टी 1980 में फॉर्म किया था जिसका नाम था दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ, जिसको फिर 1985 में रीनेम कर दिया गया था भारतीय माइनॉरिटीज सुरक्षा महासंघ। अगर रिसर्च करेंगे आप, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था पॉलिटिकल पार्टी का हाजी मस्तान का। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि वो बिजनेसमैन स्मगलिंग के कारोबार में उसमें बहुत ही तेज ये आदमी था, पर पॉलिटिकली उतना स्मार्ट नहीं हो सका क्योंकि उनकी पार्टी को कभी ज़्यादा कुछ मिल रहा नहीं था। पर हो सकता है कि शायद वो अपने धंधों को थोड़ा आसान एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करके कर लिए थे। फिर उसके बाद देखा जा सकता है कि हाजी मस्तान काफी और लाइमलाइट से पीछे हट गया था। इवन दो वो एक जमाने में बॉलीवुड के स्टार्स के साथ वो बैठता था, लेकिन उतनी जबरदस्त लाइफस्टाइल रखते हुए, एक स्टाइल मेंटेन करते हुए एंड में उसके कारोबार को धक्के पड़ना शुरू हुए, तो वो चुपचाप पीछे हट गया और लाइमलाइट से कंप्लीटली हट चुका था और बहुत ही खामोशी से वो अपनी लाइफ को रहना शुरू किया। हो सकता है कि शायद जितना भी पैसा उसके पास था उसी को वो रोटेशन में रख के अपनी लाइफ को गुजार रहा था। और फाइनली 25 जून 1994 में हाजी मस्तान को बहुत ही भयानक हार्ट अटैक हुआ था। हाजी मस्तान का इंतकाल हुआ और एंड हुआ एक एरा, एक डॉन का, जिसके इशारे पर दाऊद इब्राहिम, करीम लाला और दूसरे भी बड़े डॉन्स वो खामोशी से सुनते थे। हाजी मस्तान का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था लोगों पे
कि अमिताभ बच्चन ने दीवार मूवी में हाजी मस्तान का रोल प्ले किया और अजय देवगन ने एक मूवी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में हाजी मस्तान का रोल एज सुल्तान मिर्जा प्ले किया। तो ये था एक कहानी ऑफ हाजी मस्तान। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। अगर आपको पसंद आया लाइक करिए और कमेंट करिए अपने हिसाब से क्या आपको अगला टॉपिक देखना है। जब तक इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ बहुत जल्द। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।